फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो आंसर लिखेंगे, चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 गुना है। चूंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की त्वरण का छठा भाग है, अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर 1/6 गुना पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार होता है। तो इसे नोट डाउन कर लेना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 15 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? हम जानते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 गुना पृथ्वी पर इसका भार होता है, तो 1/6 गुना 15 न्यूटन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15/6 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार होगा 2.5 न्यूटन। चाकू की धार तेज क्यों होती है? क्योंकि चाकू की तेज धार संपर्क क्षेत्र को कम करता है और लगाए गए दाब को बढ़ाता है, जिससे चीज को काटना आसान हो जाता है। इसी के लिए चाकू की धार तेज होती है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपप्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस पर पानी द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये क्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। आप जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि आप ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो ये उत्प्लावकता जो बल है वो है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 47 कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल क्यों डाला जाता है? आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मोटरसाइकिल को ऊर्जा पेट्रोल से मिलती है, इसलिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है। तो नोट डाउन कर लेना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन है, कार्य की परिभाषा व सूत्र दीजिए। किसी पिंड पर किए गए कार्य उस पर लगाए गए बल की परिमाण व बल की दिशा में उसके विस्थापन से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का सूत्र होता है W बराबर F गुना S। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, बल का मात्रक लिखिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का बोझ उठाकर 2 मीटर ऊपर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो बोझ का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम हो गया, विस्थापन s बराबर 2 मीटर हो गया। किया गया कार्य हो जाएगा w बराबर f गुना s mg गुना s। तो 10 kg गुना 10 ms स्क्वायर ms इनवर्स 2 गुना 2 m, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 kg मीटर सेकेंड पर सेकेंड यूनिवर्स 2m। ठीक है, तो ये आपकी इसकी यूनिट होती है। सेकेंड को जब आप सेकेंड स्क्वायर को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर kgm बटा सेकेंड स्क्वायर गुना m है, तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लाया हुआ है तो -2 हो गया। मजदूर द्वारा किया गया कार्य हो जाता है 200 Nm यानी 200 जूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किए गए कार्य की गणना करनी थी, तो इसे नोट डाउन कर लेना है और ये डन होता है आपका वर्कशीट 47। तो यहाँ समझेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिशील ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। सूत्र हो जाएगा E के बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ हो जाएगा m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग होता है। तो आपको फॉर्मूला लिखना था गतिज ऊर्जा का। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? लिखिए। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, न ही विनाश। रूपांतरण से पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। थर्ड क्वेश्चन है, एक पंखा चलता है, इस प्रकार में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पंखे में विद्युत ऊर्जा को मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को पंखुड़ियों की गति के माध्यम से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना है आपको। क्वेश्चन फोर्थ है, आपने एक किताब अपने हाथ में 30 मिनट तक रखी, क्या आपने कुछ कार्य किया? स्पष्ट कीजिए। किताब पर हमारे द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया क्योंकि किताब की स्थिति में कोई विस्थापन नहीं हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए? तो नियत वेग में गतिशील पिंड में 1/2 mv² के बराबर गतिज ऊर्जा है। इस गतिशील वस्तु या पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए उसके बराबर कार्य करना पड़ेगा। सिक्स क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग को दबाने व वापस छोड़ने पर कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर ये डन होता है आपका वर्कशीट 48 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49 वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन फर्स्ट है 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। सेकंड क्वेश्चन है एक बल्ब 100 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति बराबर होता है व्यय की गई ऊर्जा या कार्य बटा लिया गया समय। 100 जूल बटा 10 सेकंड, तो 10 जूल प्रति सेकंड। शक्ति बराबर हो जाएगा P बराबर 10 वाट। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। किए गए कुल कार्य और कार्य करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति P बराबर होता है कुल कार्य बटा कुल समय। फोर्थ क्वेश्चन है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान यानी जीना पर दौड़कर 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति का परिकलन कीजिए। G बराबर ms-2 यहाँ पर दे रखा है। लड़के का भार 50 केजी, इसको चेंज करेंगे हम न्यूटन में, तो देखिए 10 ms-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लड़के का भार बराबर 500 न्यूटन। 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई है यहाँ पर h बराबर 40 गुना 15 बटा 100, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर दिया तो 6 मीटर हो जाएगी कुल ऊंचाई। व चढ़ने में कुल लगा समय t बराबर 9s। शक्ति P बराबर mgh बटा t होता है तो 500 न्यूटन इंटू 6m बटा 9s हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 333.33 W। शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई एजेंट t समय में W कार्य करता है तो शक्ति P बराबर कार्य W बटा समय t होता है। शक्ति का मात्रक वॉट है, इसका प्रतीक W है। वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। 50 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राधा एक कपड़े टांगने वाले हैंगर को 2 धागों से बांधकर धागों को कागज के गिलास से संयोजित कर अपने कान पर लगाती है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अब वह हैंगर को किसी ठोस वस्तु से टकराती है, उसे हैंगर से आवाज सुनाई देती है जो सामान्य से अधिक है या ज्यादा है। तो 2 धागों से बांधकर धागों को कागज के गिलास से संयोजित करने पर वह कान पर लगाती है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। देन इस प्रैक्टिकल को डन करके एंजॉय भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को, ठीक है, खेल के रूप में। तो क्वेश्चन है राधा को हैंगर की ध्वनि सुनाई दी क्योंकि हैंगर से कंपन उत्पन्न हुए। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का प्रमुख कारण कंपन है। यदि राधा कागज के गिलास को कान से हटा दे तो हैंगर की ध्वनि कम सुनाई देगी। अगर कान पे रखेगी तभी उसे सुनाई देगी, नहीं तो कम सुनाई देगी। सेकंड क्वेश्चन है निम्न वस्तुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो सबसे अधिक ध्वनि किसमें सुनाई देगी? विद्यालय की घंटी में। लकड़ी का गत्ता, लोहे की टेबल, गीली जमीन, तो सबसे ज्यादा आवाज जो सुनाई देगी वो हमें विद्यालय की घंटी में सुनाई देगी। विद्यालय की घंटी को हथौड़े से पीटकर उसे स्पर्श करने से कंपन अनुभव करते हैं। कंपी होने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें विद्यालय में उपयोग लिया जाता है, जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, घंटी, गिटार, बांसुरी। यदि पानी से भरे कांच के गिलास व खाली गिलास को चम्मच से पीटा जाए तो किसमें अधिक कंपन होगा? खाली गिलास में। भरे हुए पानी के गिलास में इतना नहीं होगा जितना खाली गिलास में होगा। तो ये सभी प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। बहुत ही रोचक जो कार्यपत्रक है वो है। तो यहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन डन होता है। अब देखेंगे कार्यपत्रक 51। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ली। निर्वात पंप लगी एक इस तरह की बोतल ली उसने। एक मोबाइल को बोतल में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई एवं आवाज को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा बाहर निकालकर बोतल को निर्वातित कर दिया, यानी उसमें कोई हवा नहीं रही, उसने पैक कर दिया उसे बिल्कुल हवा निकाल करके। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी की आवाज कम सुनाई दी। तो हरि के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दी कि हरि को ध्वनि कम सुनाई क्यों दी? बोतल में वायु की कमी के कारण। बोतल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं? बोतल का निर्वातित होना। निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है? जी नहीं, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी कि जहाँ वायु नहीं है वहां पर आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, वहां से कुछ भी नहीं सुन सकते। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक होता है कोई भी मीडियम माध्यम।
सेकंड क्वेश्चन है ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। तो इस तरह का विक्षोभ होता है ध्वनि से कम 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 ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो ये फैलता हुआ जाता है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है इस चित्र को। थर्ड क्वेश्चन है ध्वनि के संचरण के लिए ठोस द्रव गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। सारणी में दिए गए कथन को पढ़कर सही माध्यम लिखिए। ठोस द्रव गैस में से कोई एक। किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटखटाने से दूसरे सिरे पर उसकी आवाज सुनाई देती है ठोस में। पानी में रखी कॉल बेल यानी घंटी की आवाज सुनाई देना द्रव। विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देना गैस। छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौनों में वार्तालाप से आवाज सुनाई देना ठोस। डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से धड़कन की आवाज सुनाई देना ये भी ठोस है। रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न सुनाई देना ये गैस के कारण हमें, देखिए गैस माध्यम है वहां पर तभी हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको वो माध्यम लिखना था यहाँ पर कि किस किस माध्यम से क्या क्या देता है सुनाई। फोर्थ क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि संचित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के सही चित्र पर सही का निशान लगाए। तो देखिए ये अनुदैर्घ्य तरंग का जो चित्र है इस टाइप का होता है, तो सही पर हमें निशान लगाना था। ठीक है, एक स्प्रिंग अवस्था में है ये। कहेंगे वर्कशीट 52 कार्यपत्र 52। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाएं। अब ढोल को जहां थाप दी उसे स्पर्श कीजिए, हाथ में कंपन होगा। आप इसे फॉलो कर सकते हैं एज इट इज, ऐसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अगर आपके पास में ढोल है तो। अब ढोल को तेज धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। सेकंड है ढोल में अधिक कंपन तेज थाप से उत्पन्न होते हैं। थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगी समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो ये सभी परिभाषा थी। ठीक है, सेकंड है चित्र में दो दोलनों को दर्शाया गया है। कंपनों की संख्या कितनी होगी? यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवृत्ति कितने कंपन प्रति सेकंड यानी हर्ट्ज होगी? तो कंपनों की संख्या 4 हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी 2 हर्ट्ज। थर्ड क्वेश्चन है चित्रानुसार एक सरल दोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवृत्ति होगी। तो देखिए सरल दोलक अगर 1 सेकंड में 5 दोलन करता है यानी लेफ्ट टू राइट यानी तो कितना होगा आवृत्ति? 5 हर्ट्ज। चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है। कण अपनी साम्यावस्था से कितना अधिक विस्थापित हुआ? 2। ठीक है, तो ये डन होता है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करें। दोलन गति में किसी कण के साम्यावस्था से अधिक विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। सरल लोलों के एक दोलन में यदि 10 सेकेंड लगते हैं तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। सिक्स क्वेश्चन है यदि एक दोलन में 1 सेकेंड लगता है तो चित्र देखकर निम्न का मान बताएं। आयाम 1 सेंटीमीटर। कंपनों की संख्या 4। देखिए कंपन तो 4 बार हो रहे हैं। देखिए तरंगे आपको 4 बार दिखाई दे रही है मुड़ी हुई। आवर्तकाल हो जाएगा 1/2 सेकेंड और आवृत्ति हो जाएगी 2 हर्ट्ज। आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। 1 सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल या कंपन काल कहते हैं। आयाम को परिभाषित कीजिए। कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिक विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि बुरी लगती है, क्योंकि जो अच्छी सुनने लायक आवृत्ति होती है ध्वनि की वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर आप लिख देंगे बुरी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कोई भी ध्वनि अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है वो तभी अच्छी लगेगी, अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होगी तो वो हमें बुरी लगती है। सेकंड है रेलवे स्टेशन पर जब रेल ध्वनि से उच्च हॉर्न बजाती है तो हमारे कानों को बुरी लगती है, क्योंकि ये आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच से अधिक होती है, इसलिए बुरी लगती है। सेकंड है ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। इसमें हर्ट्ज क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक। थर्ड क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि कहलाती है।
20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि अश्रव्य पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। मच्छरों के अपने कान के पास भिनभिनाने से उत्पन्न ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो कथन कौन सा सही है यहाँ पर? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य जो सुनी नहीं जा सकती, ये सही है। 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम श्रव्य ध्वनि, ये भी सही है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि वो है पराश्रव्य ध्वनि, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो वो सही है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मच्छरों के अपने कान के पास जो भिनभिनाने की ध्वनि होती है ना, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि कहला रही है, जबकि ये पराश्रव्य ध्वनि नहीं होती है, अश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, तो ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो जस्ट आपको एग्जाम्पल बताने कि आपके घर में कौन कौन से जो स्रोत हैं ध्वनि प्रदूषण जो करते हैं वो बताना है। जैसे टीवी, बांसुरी, हारमोनियम, मोबाइल, रेडियो, ये सभी क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र हैं। आपको कौन कौन सी वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है? बांसुरी और हारमोनियम। शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर है? अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, कानों को अच्छी लगने वाली सुस्वर ध्वनि को मधुर संगीत कहते हैं। शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि प्रदूषण। यदि आप लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहें तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती हैं? तो देखिए, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उच्च रक्तचाप, तनाव, श्रवण शक्ति का ह्रास, अनिद्रा रोग, याददाश्त कमजोर होना आदि। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सड़क के किनारे हरी वृक्ष लगाकर, घरों में पेड़ पौधे लगाकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका उपयोग करेंगे तब भी ध्वनि प्रदूषण कम होगा। जितनी गाड़ियाँ कम चलेंगी उतने ध्वनि प्रदूषण कम होगा। टीवी, टेप रिकॉर्डर को कम आवाज़ में चलाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सड़क किनारे जहाँ पे वृक्ष रहते हैं ना, वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर शोर बहुत कम सुनाई देता है, अपेक्षाकृत जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ पर। ध्वनि प्रदूषण से शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो देखिए, कान, मस्तिष्क, हृदय ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन, वर्कशीट 54 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55, वर्कशीट 55। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार आदि। सेकेंड क्वेश्चन है, शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा गेहूँ, सरसों, चना, मटर, अलसी, ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ फसल। वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें कहा जाता है रबी की फसल। रबी की फसल और खरीफ की फसल की मौसम के मध्य मार्च से जून के बीच कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जायद फसलें, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, सूरजमुखी इत्यादि। 4 जायद फसलों के नाम बताइए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। आपने देखा होगा अभी गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? गेहूं की फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में बोने से गेहूं के बीज जल की प्रचुरता से नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए शीत ऋतु में बोई जाती है गेहूं की फसल। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है, धान चावल, अतः धान को शीत ऋतु में नहीं उगा करके वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। आप देखिएगा चावल की जहाँ पर खेती होती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं और उनमें पानी की बहुत अत्यधिक मात्रा लगती है। इसी के लिए जहाँ पर नदियाँ हैं उसके आसपास चावल की खेती ज़्यादा बेहतरीन होती है, बजाय जहाँ पर पानी की कम होती है, जो पानी कम मिलता है वहाँ पर चावल की खेती कम की जाती है। ठीक है।